पायल ऑफिस से जा ही रही होती है कि तभी, पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे आधा अधूरा काम छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? सर, मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना ही होगा। प्लीज आज के दिन एडजस्ट कर लीजिए। अरे पिछले 2 से 3 महीने से तुम्हारा यही नाटक चल रहा है, कभी ये तो कभी वो। सर मैं जानती हूँ, मेरे कारण यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जितने भी घंटे जा रही हूँ उतने घंटों का काम मैं बाद में निपटा दूंगी। देखो पायल, अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग अलग रखकर संभालना सीखो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। पायल फौरन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उर्मिला मिलती है और तब पायल उसे खूब सुनाती है। अरे दीदी, आप यहाँ पर? उर्मिला, अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है? तुझे मैंने माँ जी की देखभाल करने के लिए काम पर लगाया था और तू उन्हें ही छोड़कर चली गई। अब उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ उर्मिला, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। अगर तू आज उनके साथ रहती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देवा रे देवा, लेकिन दीदी, मेरा काम आज 1 घंटे पहले ही खत्म हुआ था, इसीलिए मैं आज जल्दी निकल गई काम से। और मैंने आंटी जी को पूछा भी था कि मैं जा सकती हूँ क्या, तो उन्होंने मेरे को हाँ बोला था, इसीलिए मैं चली गई। अरे लेकिन तूने उन्हें पूछा ही क्यों? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि माँ जी को 1 मिनट के लिए भी कभी अकेला मत छोड़ना। जरूर तुम्हारे जाने के बाद ही माँ जी घर से बाहर निकली होंगी और उनके भूलने की बीमारी के कारण वो रास्ता भूलकर कहीं खो गई होंगी और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। बाप रे, मेरे को माफ कर दो दीदी, लेकिन मेरे को सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं भी चली गई आपके साथ हॉस्पिटल में। कहीं भी आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अगर माँ जी को कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बस इतना याद रखना। अरे लेकिन दीदी, हे गणपति बप्पा, आंटी जी को कुछ भी मत होने देना, उनकी तबीयत ठीक करना और ये दीदी का तपा हुआ दिमाग भी शांत कर देना। आज तो वो जाम भड़की हुई है। फिर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, क्या हुआ डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत मैडम, पेशेंट का माइनर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए कम चोट आई है। लेकिन अगर ये मेजर एक्सीडेंट का केस होता तो इनकी जान जोखिम में भी जा सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपकी सास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा, उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी को कोई चोट नहीं आई। पायल की जान में जान आती है। लेकिन अगले दिन जब उर्मिला फिर से काम पर आती है, तभी पायल उसे धक्के मारकर दरवाजे के बाहर निकालती है। ये आप क्या कर रहे हो दीदी? मेरे को ऐसे घर के बाहर काहे को निकाल रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, लेकिन अब नहीं। क्या? अरे आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की है मैंने सब माफ किया है, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें घर पर रहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ वहीं पे रहो। अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाना है वहां जाओ, मौज मस्ती करो। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं। अरे तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखना चाहिए था। लेकिन हमने तो तुम्हें एक परिवार का सदस्य माना और यही हमारी गलती थी। तुम जैसे नालायक लोग बस बेशर्म होते हो, किसी के एहसानों की कोई कीमत नहीं होती तुम्हें। लेकिन आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, समझी कि नहीं? ऐसा मत बोलो ना दीदी। अरे मैं किधर जाएगी, मेरा एक ही काम है, और अगर आप मेरे को ऐसे काम से निकाल देगी तो मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। मेरे को एक आखिरी बार मौका दे दो दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है, प्लीज दीदी, आपसे विनती करती हूँ मैं। नहीं उर्मिला,
अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम एक गैर जिम्मेदार औरत हो और अब तुम्हारे भरोसे मैं अपनी सास और छोटी बेटी को हरगिज नहीं छोड़ सकती। चलो निकलो यहाँ से। अभी तो मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाला है, लेकिन 2 मिनट में अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ। मोहल्ले वालों के सामने पायल उर्मिला का खूब अपमान करती है और उर्मिला बेबस होकर वहां से चली जाती है। फिर उर्मिला के जाने के बाद अब घर के सारे काम का लोड पायल और अरविंद पर ही आता है। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया पायल। उस उर्मिला को रखकर अब कोई फायदा नहीं। एक नंबर की लापरवाह और बेवकूफ औरत है वो। हाँ अरविंद। वैसे पायल, मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है यार। क्या बनाया है खाने में? अरविंद, थकान के कारण मुझ में अब इतनी ताकत ही नहीं रही कि मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं। इसीलिए आज हमें बाहर से ही खाना मंगवाना होगा और कल से हमें 1-1 घंटा जल्दी उठना होगा और सारे कामों को बांटना होगा। क्या? हाँ अरविंद, अभी नई नौकरानी आने तक हमें ही घर के सारे काम करने होंगे और मैं अकेले घर के सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है पायल, अब क्या ही कर सकते हैं। मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। मैं सारे रसोई के काम निपटा लूंगी और तुम तब तक कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर देना। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मुझे तुमसे ज्यादा काम होगा रसोई में। पहले नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का टिफिन, फिर सारे बर्तनों को धोकर रखना होगा, फिर यीशु को स्कूल के लिए रेडी भी करना होगा। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़कर जॉब पर जाना होगा। इसीलिए कह रही हूँ, मुझे भी बहुत काम है। और तुम अब अपनी बहानेबाजी बंद करो और इज्जत से काम करो। कोई ना नुकुर नहीं सुनना है मुझे। देखो पायल, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझसे जैसे हो पाएगा मैं वैसे ही सारा काम करूंगा। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इस तरह अब अरविंद और पायल आधे आधे काम बांट लेते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी छोटी बांध दो ना जल्दी, और मुझे आज आपके हाथ से ही खाना खाना है। ओफो ईशु, तुम देख रही हो ना मम्मा कितने सारे कामों में उलझी हुई है। अरे कोई बात नहीं बहू। ईशु बिटिया, मैं बांध देती हूँ तेरी चोटी और साथ ही तुझे नाश्ता भी खिलाती हूँ। ठीक है दादी? माफ करना माँ जी, लेकिन अब जब तक नई नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही मिल बांट कर सारे काम करने होंगे। इसीलिए अगर आप सूखे हुए कपड़ों को घड़ी करके अलमारी में रख देती तो बहुत अच्छा होता, और साथ ही शाम में मैं ऑफिस से लौट कर आऊं उससे पहले सारी सब्जियां भी काट कर रख देना, क्योंकि घर आने के बाद उतना ही मेरा काम भी बच जाएगा। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी और तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। घर का काम करना मेरा भी तो फर्ज है। शुक्रिया माँ जी, मुझे इतना समझ कर लेने के लिए। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। चल जाकर अपने बाकी के काम संभाल ले। आज अगर तू ऑफिस लेट पहुंची तो शाम में घर वापस आने में भी लेट हो जाएगा तुझे, और शाम में तो तुझे ट्रेन जल्दी मिलती भी नहीं है। हाँ माँ जी, वो भी है। मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक बस हाजिर हो जाती है। अब क्या करे बहू, यही तो जीवन होता है। अब पायल और बाकी के घर वाले नौकरानी की तलाश करना शुरू करते हैं। यार मिहिका, अगर तेरे पहचान में कोई नौकरानी होगी तो बता देना मुझे। पूरे 12 घंटे के लिए चाहिए मुझे नौकरानी। यार पायल, माफ करना बहन, लेकिन सच कहूँ तो मेरी पहचान में ऐसी कोई भी नौकरानी नहीं है। उल्टा तू ही मुझे कोई नौकरानी ढूंढ कर दे। मेरी चचेरी बहन को अभी हाल ही में एक बच्चा हुआ है, इसीलिए उसे अपने घर पर नौकरानी रखनी है। उसकी पुरानी नौकरानी को अचानक से गांव जाना पड़ा, इसीलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन तेरी नौकरानी को क्या हुआ है? तेरे घर पर तो पूरे दिन की नौकरानी आती थी ना? आती थी यार, लेकिन अभी नहीं आती। मैंने ही उसे काम से निकाल दिया है। क्या बात कर रही है? लेकिन तूने उसे काम से क्यों निकाला? फिर पायल मिहिका को सब कुछ बताती है। हे भगवान, ये आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है।
इसीलिए इन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आखिर में ये अपनी औकात दिखा ही देती है। ऐसी बात नहीं है यार, मेरी नौकरानी अच्छी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसीलिए मुझे उसे निकालना पड़ा। फिर एक दिन पायल और अरविंद अखबार में इश्तिहार देखकर एक नौकरानी को घर पे बुलाते हैं, लेकिन उसके साथ भी उनकी बातचीत पक्की नहीं हो पाती। क्या? अरे तुम कितने पैसे मांग रही हो? ऊपर से तुम्हारा काम भी कम है। अरे खाना 2 बार ही बनेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? चाय पानी वगैरह कौन बनाएगा? और माँ जी को अगर कुछ खाने का मन करे या फिर मेरी बेटी को कुछ खाने का मन करे तो वो तो तुम्हें बनाना ही होगा ना। नहीं रे बाबा, देखो मेम साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक्स्ट्रा का काम करेगा ही नहीं, इसलिए फुकट का मगजमारी नको। आपको परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं निकलती है। मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है। अरे काम वाली होकर कितने तेवर दिखा रही हो। जाओ जाओ, हमें भी तुम्हारी जैसी नौकरानी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक नौकरानी होकर खुद को बड़ी महारानी समझ रही हो। सच में पायल, आजकल के जमाने में नौकरानी ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढना। नौकरानी ना मिलने के कारण वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, अरे ओ उर्मिला, इधर चली रे। आज तो दोपहर के वक्त इधर काम पर नहीं गई क्या आज? नहीं चमेली। क्यों रे, क्यों नहीं गई काम पर? वो मेरी दीदी ने मुझे काम से निकाल दिया ना, इसीलिए। आई शपथ, देखा, ये सारी मैडम लोग ऐसे ही होती है। शुरुआत में तो मीठा मीठा बोलकर अच्छे से अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखाई देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी ही लापरवाही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? उर्मिला अपनी बाकी काम वाली सहेलियों को सब कुछ विस्तार में बताती है। क्या बोलना आजकल के मैडम लोगों को। अरे तुझे क्या कोई सपना आया था क्या कि वो बुढ़िया बाहर निकलेगी और उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा? अरे जाने दे, तो ये सब छोड़ दे और हमारी तरह अलग अलग घरों में जाकर काम कर ले। ये दिन भर की ड्यूटी वालों का काम ऐसे ही होता है। हाँ मुनमुन, अभी मैं अपने लिए नया काम ढूंढ रही हूँ। तुम लोग भी देखो ना जरा, मेरे को काम की बहुत जरूरत है। हाँ रे, तो टेंशन वेंशन मत ले। मैं और चमेली जल्द से जल्द तेरे वास्ते नया काम ढूंढते हैं, ठीक है ना? ठीक है मुनमुन, लेकिन जल्दी ढूंढना। हाँ। वही घर और पहाड़ की जिम्मेदारियों को अकेले संभालते हुए पायल की हालत भी खराब हो जाती है। पायल, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। आज फिर से तुम 1 घंटा लेट हो। हाँ मैं जानती हूँ सर, और इसका मतलब ये है कि अब मुझे आज 1 घंटा एक्स्ट्रा रुककर काम करना होगा। इसीलिए अब आप मुझे कोई भाषण मत दो, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो आप और मत कीजिए। पायल का गुस्सा देखकर उसके बॉस की भी बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन जब यीशु के स्कूल में मीटिंग होती है, तभी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अरविंद? अरे तुम्हारे ऑफिस में तुम एक दिन लेट जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरा अब कई बार हो चुका है, इसलिए यीशु की पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हें ही जाना होगा। फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद ही तुम वहां से ऑफिस चले जाना। नहीं पायल, अरे तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये लो, मेरे बॉस से पूछ लो फोन पर। हमारे ऑफिस में आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और उनके सामने हर एक एम्प्लॉय का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। एक तरह से आज इंस्पेक्शन होने वाला है, इसलिए मुझे आज जल्दी पहुंचना है। प्लीज पायल, तुम ही जाओ ना यीशु की स्कूल में, और मुझे माफ करो, लेकिन मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है अरविंद, तुम जाओ अपने ऑफिस, जहाँ इतने दिनों से मैं बॉस की डांट सुनती आ रही हूँ, वही आज अपनी बेटी के लिए एक बार सुन लूंगी। कोई बात नहीं। पायल को अब यीशु की स्कूल की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और वो उसके बाद ही अपने ऑफिस चली जाती है। आज फिर से मुझे देर तक काम करना होगा। हे भगवान, हर दिन नई मुसीबत। ये कैसा जीवन है? कुछ तो कीजिए, मुझे अकेली से ये सब नहीं हो पा रहा। फिर रात होने पर ट्रेन में भीड़ मिलने के कारण उसकी हालत और खराब हो जाती है और घर तक पहुंचने पर
वो गेट के पास ही बेहोश हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या? ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, नहीं रहूंगी मैं अब यहाँ पर। बस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी गलतियां तेरी और कसूर हमारा। मम्मा मम्मा, मुझे अकेले नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ से भी लेकर जाओगी तो मैं क्या करूंगा? फिलहाल तो अपना मुंह बंद करो समर। अरे दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों बात को बढ़ा रही हो आप? और अपने गुस्से के कारण अपने बेटे की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? पहले उसे अपने पिता के घर से अलग किया और अब नानी के भी घर से अलग कर रही हो। आरोही बेटा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा नाती कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं पर रहेगा। ये आप तय करने वाली कोई नहीं होती माँ। मेरा बेटा मेरे साथ ही चलेगा। पर आरोही, और कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। ना तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगी और ना ही लोग आप मुझसे मिलेंगे। जैसे मेरे ससुराल वालों से रिश्ता खत्म हो चुका है, वैसे ही आज इसी वक्त से मायके वालों के साथ भी मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ। सभी लोग आरोही और समर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आरोही उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। फिर वो अरविंद की मदद से अगले 24 घंटों में किराए का घर ले लेती है। शुक्रिया अरविंद, आज तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी जल्दी घर मिल गया, वरना मैं अकेले ढूंढने जाती तो मुझे बहुत समय लग जाता। अरे कोई बात नहीं आरोही, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन अब मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों से कोई नाता नहीं रखूंगी, इसीलिए मैं अब अपना फोन नंबर भी चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ समर का स्कूल भी, ताकि वो विराट अगर स्कूल पहुंचे तो वो समय से मिल भी ना पाए। लेकिन आरोही, अगर वो तुम्हारे ऑफिस आ गया तो तब तो उसे मैं देख लूंगी। आरोही अब सबसे दूर ही रहने लगती है। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस नालायक लड़की का नंबर बंद ही आ रहा है। ना जाने कहाँ चली गई समर को लेकर। अरे मुझे तो उसकी कुछ नहीं पड़ी, लेकिन बेचारे समर को उसके कारण अकेला रहना पड़ेगा अभी। सच में सुनीता, अरे कितनी बेशर्म है वो। भगवान करे बस समर खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। दीदी एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई। वो समर पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ रमन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उन्हें इतना कौन बढ़ाता है। और ये क्या बात हुई भला? ना तो वो अपने ससुराल की रही, ना ही अपने मायके की। फिर जब विराट को सब पता चलता है तब वो समर के स्कूल चला जाता है। नहीं विराट जी, आपका बेटा अभी यहाँ पर नहीं पढ़ता। 2 दिन पहले ही वो स्कूल छोड़कर गया है। अब नई सेमेस्टर से वो दूसरे स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन इस बारे में आपको पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, दरअसल कुछ झगड़ों के कारण मैं और उसकी माँ अलग हो चुके हैं, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। प्रिंसिपल की बातें सुनकर विराट अब काफी दुखी हो जाता है। इसका मतलब आरोही ने समर को हम सबसे दूर रखने के लिए उसका स्कूल भी बदल दिया। लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं हर स्कूल में पता करूंगा और अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगा। फिर विराट हर स्कूल में कॉल करके पता करता है, लेकिन समर के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? हाँ बेटा, समर किस स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं माँ पापा, कुछ पता नहीं चला। अब तो भगवान जी ही जाने कि आखिर वो उसे लेकर कहाँ चली गई है। शादी से पहले आरोही कितनी अलग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतनी बुरी बन जाएगी। उसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इधर अकेले रहते हुए आरोही अब समर की तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाती। मम्मा मम्मा, ये यूनिफॉर्म मैं कब से पहन रहा हूँ, देखो ना कितना गंदा हो चुका है। देखो समर, मेरे सामने ज्यादा नखरे मत करो।
यहाँ मेरे पास इतना मुफ्त का समय बिल्कुल नहीं है कि मैं सब ये करती बैठूं। कभी कभार अपनी माँ को भी समझ कर लिया करो। ठीक है मम्मा। वैसे आज आपने टिफिन में क्या दिया है? चिप्स और व्हाइट सॉस पास्ता दिया है मैंने। लेकिन मम्मा, रोजाना ये सब खाकर मैं पक गया हूँ। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन आप तो बस मुझे चिप्स, कुकीज और केक सैंडविच यही सब देती रहती हो। मेरे लिए खाने को कुछ बना दो ना मम्मा। देखो समर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं घर का और बाहर का काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ। रेडीमेड या झटपट आइटम से ही सही, लेकिन खाने को तो दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। उसी बात की मेहरबानी समझो। अब जाओ, सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत करो। बेचारा समर कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन जब आरोही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तब वो वहां पर विराट को देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। अरे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो आरोही, मुझे समर से मिलना है। कहाँ है वो? आखिर कहाँ चली गई हो तुम उसे लेकर? और तो और तुमने उसकी स्कूल भी बदल दी है। अरे तुमने एक बार भी उससे उसकी मर्जी पूछी क्या? वो बेचारा अपने परिवार से अलग हो चुका था और अब तुमने उसे अपने दोस्तों से भी अलग कर दिया। तुम सच में एक घटिया माँ हो। छी! देखो विराट, अपनी हद में रहकर बात करो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशियां कहाँ है और कहाँ नहीं। तुम जैसे बुज़दिल लोगों के साथ रहकर वो भी तुम्हारी तरह ही बनेगा। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा है। अरे बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास और मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम लोगों के हाथ तो आने से रहा। आखिर क्यों पीछे पड़े हो हमारे? छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर, जीने दो हमें चैन से। देखो आरोही, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो बस अपने बेटे की परवाह है और उसे मुझसे तुम अलग नहीं कर सकती। समझ गई ना? देखो विराट, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, वरना मैं तुम पर मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए केस कर दूंगी। हाँ तो करो ना, लेकिन मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं भी तुम पर केस कर दूंगा, मुझे मेरे ही बेटे से ना मिलने देने के लिए। फाड़ो और गला फाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें समर तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। आरोही, रुक जाओ आरोही, ये तुम सही नहीं कर रही। आरोही रुक जाओ। अब गुजरते दिनों के साथ साथ आरोही से घर और बाहर दोनों के काम ठीक से नहीं हो पाते। इसीलिए वो नौकरानी रख लेती है, जिसका नाम बसंती होता है। बसंती, सारा काम सही से करना और जो जो मैंने तुम्हें बताया है वो ध्यान में रखना। मैं घर पर नहीं रहूंगी, तो तुम अपना काम करके चली जाना। हाँ ठीक है मैडम। अरे आप एक ही बात 10-10 बार बोल के दिखा रही हो। समझ गई मैं। क्या आप भी? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी सब ध्यान से करना। फिर एक दिन स्कूल से घर जाते समय समर को विराट की बहुत याद आती है और तभी उसे एक फोन भूत दिखाई देता है। घर पर तो मम्मा फोन को छूने भी नहीं देती। एक काम करता हूँ, यहाँ के फोन से मैं पापा को फोन करता हूँ और उन्हें मुझसे मिलने बुलाता हूँ। हाँ, मुझे तो पापा का नंबर भी याद है। फिर समर अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन विराट फोन ही नहीं उठाता। पापा, उठा लो ना फोन, मुझे आपसे बात करनी है पापा, आपकी आवाज सुननी है। 2 से 3 बार और प्रयास करने के बाद भी विराट फोन नहीं उठाता, जिसके बाद समर को निराश होकर घर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर पर आती है, तभी वो देखती है कि बसंती काम छोड़कर बस फोन पर ही बात कर रही है। हे भगवान! अरे ओ बसंती, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? ये सारा काम छोड़कर तुम गप्पे मार रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? अरे मेम साहब,
अब बीच मेरे पति का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी मैं। और आप काम की चिंता मत करो मेम साहब, मैं अभी 2 मिनट में सारा काम फटाफट से कर लूंगी। आप काय को टेंशन लेती हो, बसंती है ना। अरे बोल बच्चन मत बनो और जरा काम भी करो। मेरे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये बात मुझे बार बार बोलने के लिए मत लगा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। ठीक है मेम साहब, समझ लो। वही दूसरी तरफ आरोही के ससुराल वाले और उसके मायके वाले भी समर को बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मा परसों मेरी छुट्टी है, तो आप मुझे उस दिन जू लेकर जाओगे क्या? एक नया जू खुला है जहाँ पर बहुत अलग अलग प्राणी हैं, जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं होगा। समर बेटा, तुम्हारी छुट्टी है लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और क्या घूमना, हम थोड़े दिन बाद जाएंगे घूमने, और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। अब आरोही का समर के प्रति बदलाव बहुत बदलने लगता है। वो ना तो उसे वक्त देती है और ना ही खुशियां, वो बस अकेला ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर आती है, तब वो देखती है कि बसंती ने फिर से काम अधूरा छोड़ा है और वो मस्त मजे में टीवी देख रही है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ की नौकरानी हो, सेठानी नहीं, जो इतने मजे से टीवी देख रही हो। अरे मेम साहब, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो क्या हो गया उसमें? अरे क्या थोड़ी देर टीवी देख लिया, सारा काम अधूरा छोड़कर बस तुम्हें टाइम पास करना आता है। ज्यादा नखरे मत करो तुम, और ठीक से काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे नालायक भाई, ज्यादा दिमाग में मत जा मेरे। ओए तुझे क्या लगता है रे, तू क्या मुझे हजारों रुपए देती है क्या, जो मैं तेरे हुक्म का पालन करूं? अरे तेल लेने गई तू और तेरी ये नौकरी भी। मैं अब इस खटारा घर में काम नहीं करेगी, जा रही है मैं। क्या कहा? वही जो आपने सुना, मेरे को और 10 काम मिल जाएंगे। हाँ तो निकल ना। तुझे क्या लगता है तू काम छोड़ेगी तो दूसरी कोई काम वाली नहीं मिलेगी क्या मुझे? वो तो वक्त ही बताएगा मेम साहब, क्योंकि यहाँ पर काम वाले मिलना बहुत मुश्किल है। और तो और यहाँ पर जितनी भी काम वालियां हैं, मैं सबके कान भर दूंगी और सबको बोल दूंगी कि तुझ जैसी मेंटल औरत के घर पर कोई काम ना करे। अरे दफा हो जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। आरोही उसके बाद नौकरानी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर एक भी नौकरानी नहीं मिलती, जिस कारण वो अब बहुत परेशान हो जाती है। अरे यार, फिर से सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। घर पर थी तब वहां पर मुफ्त का काम भी हो जाता था। नेहा थी, माँ थी, लेकिन अब मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मेरी तो पूरी तरह वाट लग चुकी है। घर का सारा काम करने के बाद में आरोही की हवा टाइट हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से समर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो समर, मैं पार्टी में जा रही हूँ बेटा, रात को देर से आऊंगी, इसीलिए बाहर से लॉक करके जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, खा लेना उसे, ठीक है ना? लेकिन मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज कहीं मत जाओ ना, आज की रात मेरे पास ही रहो ना। अरे नहीं समर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मा, आप रुको मेरे पास ही। बस करो समर, तुम्हारा तो अभी ये रोज का नाटक हो गया है। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहकर रोकने की कोशिश करते हो। अरे तुम्हारे कारण मैं अपनी जिंदगी में मजे करना नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी पार्टी में जाना है, देर हो रही है मुझे। पर मम्मा, समर आरोही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। फिर रात में जब वो देर से घर लौटती है, तभी समर को वो फर्श पर बेहोश देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है। समर, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान,
इसका तो पूरा बदन बुखार से तप चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। स्वाति बहू, वर्षा बहू, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरी बच्ची इस घर को छोड़कर चली गई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इसीलिए तुम दोनों अभी के अभी जाकर उससे माफी मांगो। नलिनी, माँ जी, ये आप क्या कह रही है? प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ माँ जी, क्योंकि आप भी जानती हैं कि सुहानी की नौटंकी अब हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन इस समय उसे रोक लो और उससे जाकर माफी मांगो, वरना मैं अभी के अभी अपनी जान ले लूंगी। स्वाति और वर्षा घबरा जाती है और अपनी सास की ये धमकी सुनकर वो दोनों सुहानी से माफी मांगने चली जाती है। हमें माफ कर दो सुहानी, हमने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बोला वो बहुत गलत था। तुम यहाँ पर इतने सालों बाद आई हो और ऐसे में इतना खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ सुहानी, माफ कर दो अपनी भाभीयों को। तुम हमारी ननंद नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी हो। हम दोनों अब तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद तुम्हारे साथ या तुम्हारे बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज सुहानी, घर छोड़कर मत जाओ। हाँ सुहानी, प्लीज रुक जाओ। ठीक है भाभी, अगर आप दोनों इतना कह रही हो तो मैं रुक जाती हूँ। स्वाति और वर्षा के झुकने पर सुहानी मान जाती है, जिसके बाद नालिनी और विजय की जान में जान आती है। फिर अगली सुबह, सुहानी बिटिया, ये ले, आज तू आरती करेगी। कब से तेरी मधुर आवाज में आरती सुनने का मन था मेरा, इसलिए आज तो तुझसे आरती गवा कर ही रहूंगी मैं। लेकिन माँ मेरा गला बहुत खराब है माँ। क्या? हे भगवान, क्या हुआ सुहानी बेटा? लेकिन सुहानी, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा गला एकदम ठीक था, तो अब एकदम से तुम्हारे गले में खराश कैसे आ गई? पता नहीं स्वाति भाभी, आश्रम में हम सभी शांति से रहते थे, लेकिन कल पहली बार मैं इतना चिल्ला रही थी, इसीलिए मेरा गला खराब हो गया है। हे राम जी, वर्षा, सुहानी के लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना दे। और सुहानी, वो काढ़ा पीकर तेरा गला एकदम से ठीक हो जाएगा, देखना तू। ठीक है माँ, और मुझे माफ करना, मेरा गला अभी खराब है ना, इसीलिए मैं नहीं गा सकती। और आज ही आपकी इच्छा थी कि मैं आरती गाऊं। कोई बात नहीं बिटिया, आज नहीं तो फिर कभी। अब तो तू यहीं पर है, मेरे पास, कहीं भागे थोड़ी जा रही है। हाँ माँ, वो तो है, फिर बाद में। पता है वर्षा भाभी, कल अगर माँ जी इतना ड्रामा नहीं करती ना, तो मैं उस बेवकूफ सुहानी से कभी माफी नहीं मांगती, सच में। हाँ स्वाति, कल माँ जी के कारण ही हमें उस सुहानी के सामने झुकना पड़ा। खैर, अब इस घर में हमारी थोड़ी ना चलने वाली है, उनकी बेटी जो आ गई है। लेकिन भाभी, ये बात मुझे अभी तक नहीं पच रही कि अचानक से आरती के वक्त ही सुहानी का गला कैसे खराब हो गया, क्योंकि उससे पहले तो वह अच्छे से बोल पा रही थी और मैंने उसे कुछ गुनगुनाते हुए भी सुना था। अब वो तो भगवान जी ही जाने स्वाति, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, अब क्या नौटंकी करे। फिर एक दिन जब घर पर विजय का दोस्त सदानंद आता है, तभी वो सुहानी को देखकर विजय और नलिनी से कहता है, अरे विजय, तुम्हारी बेटी तो वाकई में बड़ी प्यारी और संस्कारी है। सच में मेरे बेटे आलोक और सुहानी की जोड़ी बहुत जचेगी। क्यों, तेरा क्या कहना है? अरे हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। सुहानी और आलोक दोनों साथ में बहुत सुंदर दिखेंगे। हाँ यार, मुझे तो अपने बेटे के लिए तेरी बेटी बहुत पसंद आई है। अब आगे का फैसला आप दोनों के ऊपर है।
लेकिन आलोक को भी तो पूछना चाहिए ना कि उसकी मर्जी है भी या नहीं। नहीं नालिनी भाभी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरा बेटा मेरी एक भी बात नहीं टालता। जो भी मैं कहता हूँ वो वही करता है। बस आप अपनी बेटी से बात कीजिए। ठीक है सदानंद भाई साहब, हम सुहानी से इस बारे में जरूर बात करेंगे। फिर सदानंद के चले जाने के बाद वो दोनों सुहानी को सारी बातें बताते हैं। नहीं पापा, मैं अभी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। पर बिटिया, उम्र निकल जाने के बाद शादी करके क्या फायदा? अभी अगर तू शादी करेगी तो सही उम्र से बच्चे होंगे और तू अपनी जिंदगी भी ठीक से जी पाएगी। हाँ सुहानी, तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ। सही कहा ना मैंने? नहीं बिटिया, ऐसा किसने कहा तुझसे? किसी ने कहा तो नहीं है माँ, लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा है। अरे अभी अभी तो आई हूँ मैं आश्रम से, और अभी मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, यादें बनानी है, और उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। और जब मेरा मन होगा तब मैं आप दोनों को खुद से आकर बताऊंगी। गुरुजी की सौ माँ, लेकिन प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ठीक है सुहानी बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि सही समय से तुम्हारा भी घर बच जाए और तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन हम तुम्हारी मर्जी और खुशी के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ बिटिया, हमारे लिए तेरी खुशी बहुत मायने रखती है और तेरा जब मन होगा तभी तेरी शादी कराएंगे हम। अब तू चिंता मत कर। शुक्रिया माँ, मुझे इतना समझकर लेने के लिए। फिर एक दिन जब माधव और अनुज दोनों बिजनेस ट्रिप से घर लौट कर आते हैं, तभी वो स्वाति और वर्षा के लिए नए नए ड्रेसेस और मिठाइयाँ लाते हैं। लेकिन वो सारे ड्रेसेस सुहानी पसंद कर लेती है। अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस! अनुज भैया, माधव भैया, आपने जो ड्रेसेस मेरे लिए लाए हैं वो एकदम फीके फीके से हैं, लेकिन ये ड्रेसेस तो काफी सुंदर और कमाल के हैं। भाभी, मैं आप दोनों के ड्रेसेस में से थोड़े ड्रेस ले सकती हूँ क्या? लेकिन सुहानी, और हाँ, ये मिठाई का बॉक्स भी रखूंगी मैं, और ये डार्क चॉकलेट्स भी। ठीक है सुहानी, रख लो, ये सभी रख लो। स्वाति की बातें सुनकर सुहानी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन वर्षा को काफी गुस्सा आ जाता है। इस घर में हमारे लिए जो भी आता है वही इसे भी चाहिए होता है। अरे इंसान है या आफत? और तुझे क्या हो गया स्वाति? तूने उसे सारे ड्रेसेस क्यों लेकर जाने दिए? हाँ तो मैं और क्या करती भाभी, वापस से ये कोई ना कोई नौटंकी शुरू कर देती। अरे इसने तो मेरा कमरा तक नहीं छोड़ा, तो इन ड्रेसेस से क्या ही फर्क पड़ने वाला है? अगर इसके भाइयों को या फिर माँ पापा को कुछ बोलने जाओ तो वो लोग तो हम पर ही गुस्सा उतारेंगे। इस सुहानी ने तो हमारा जीना दुश्वार करके रखा है। ऐसे ही एक दिन जब वर्षा सुहानी के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी उसे एक बिल मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है। ये बिल तो रेस्टोरेंट गोल्डन हाइट्स का है, जो हमारे घर के बिल्कुल नजदीक है। उस रात सुहानी ने इसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था। लेकिन ये क्या, बटर चिकन! सुहानी तो शुद्ध शाकाहारी है, और आश्रम में रहने के बावजूद भी ये नॉनवेज खाना कैसे खा सकती है? आखिर उसने उस रात बटर चिकन क्यों मंगवाया होगा? यही सवाल अब वर्षा के दिमाग में घूमने लगता है, और अब वो ये सारी बातें स्वाति को बताती है और उसे वो बिल भी दिखाती है। क्या सुहानी ने नॉनवेज खाना खाया? लेकिन उसने उसे ऑर्डर क्यों किया होगा? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा स्वाति कि वो नॉनवेज खाना खा भी कैसे सकती है। चलिए वर्षा भाभी, हम ये बिल जाकर सीधे माँ जी और पापा जी को दिखाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं कि उनकी बेटी अब नॉनवेज भी खाना खा रही है। नहीं स्वाति, ऐसा भूल कर भी मत करना।
क्योंकि अगर हम अभी उनके पास चले गए तो वो दोनों कुछ समझने की बजाय उल्टा हम दोनों पर ही भड़क जाएंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाभी? देख स्वाति, मुझे तो इस सुहानी में बहुत गड़बड़ लग रही है और हमें इस बात की तह तक जाकर सबूत जुटाने होंगे और उसके बाद ही हम दोनों माँ जी और पापा जी के पास जाएंगे। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर स्वाति और वर्षा दोनों सुहानी पर 24 घंटे कड़ी नजर रखते हैं और ऐसे ही एक दोपहर वो दोनों सुहानी के कमरे के बाहर खड़े रहकर उसे किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लेते हैं। क्या? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे मैंने जितना कहा है उतना ही करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे कि नहीं? वो तेरी वर्षा भाभी, ये मोहतरमा किसे धमकी दे रही है? इतने कम समय में इसने दुश्मन भी बना लिए। बाबा रे बाबा, ये लड़की तो बहुत फास्ट निकली। सुहानी के मुंह से ये बातें सुनकर वर्षा और स्वाति को उस पर और शक होने लगता है। ऐसे ही एक रात वो दोनों देखते हैं कि सुहानी टॉर्च लेकर घर के पीछे के गेट से बाहर निकल रही है। अरे भाभी, ये चुड़ैल इतनी रात को कहाँ जा रही है? जहां भी जा रही हो स्वाति, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो ये सुहानी हमसे छुपा रही है। चल, आज तो हमें इसका पीछा करना ही होगा और सच का पता लगाना ही होगा। हाँ भाभी, चलो। फिर स्वाति और वर्षा सुहानी के पीछे पीछे चली जाती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि सुहानी एक सुनसान जगह पर एक आदमी से मिल रही है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो ब्राह्मण ही होता है जिसने सुहानी को घर पर लाकर छोड़ा था। अरे, ये तो वही ब्राह्मण है, लेकिन ये अब मामूली कपड़ों में। ये तो दिखने में कोई गुंडा मवाली लग रहा है। ये सब आखिर क्या चल रहा है? मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, असली सुहानी हमारी कैद में ही है। बहुत खूब, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने ये सब किया है। मुझे अमीर बनना था, इसीलिए मैंने उस असली सुहानी को अगवा करके उसकी जगह ले ली। थोड़ी सी भी ऊंच नीच होनी नहीं चाहिए और वो असली सुहानी हमारे चंगुल से भागने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो भाग गई तो सबको सच बता देगी और हमारा भांडा फूट जाएगा। हाँ मैडम, लेकिन आप ये बताइए कि वहां सुहानी के घर पर किसी को आप पर शक तो नहीं हुआ ना कि आप असली सुहानी नहीं बल्कि एक बेरुपया हो? नहीं गुलशन, सबकी आंखों पर तो सुहानी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। हाँ, वो दो नालायक भाभियां हैं, लेकिन उन्हें भी अब मैंने अपनी रोने धोने वाली चाल से काबू में रखा है। किसी को ये बात कभी पता नहीं चलेगी कि मैं एक बेरुपया हूँ। अभी तो बस ये शुरुआत है, बस तुम देखते जाओ कि मैं कैसे अमीर बनती हूँ। नकली सुहानी के मुंह से सारा सच सुनने के बाद वर्षा और स्वाति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इसका मतलब ये नकली सुहानी है और हमारी असली सुहानी इसके कब्जे में है। हाँ स्वाति, इसीलिए उसने नॉनवेज खाना मंगवाया था और इसे कोई तमीज भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। और उसने उस दिन भी नाटक इसीलिए किया कि इसका गला खराब हो गया है, क्योंकि इसे तो कोई आरती आती ही नहीं होगी। हाँ भाभी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारी असली सुहानी तो इनके कैद में है, बेचारी। मैडम, आप मुझे पैसे देने वाली थी ना, इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया है आपको। हाँ हाँ, दे रही हूँ, ये लो। मैं तुम्हें हर 15 दिन में पैसे देती रहूंगी, लेकिन तुम और तुम्हारे आदमी उस सुहानी को कहीं जाने मत देना, और अगर वो मर जाती है तो मरने दो, लेकिन बस उसे भागने मत देना। ठीक है मैडम, जैसा आप कहो। फिर सुहानी चली जाती है और वो आदमी यानी गुलशन भी आगे चला जाता है। भाभी, जल्दी से उस गुलशन का पीछा करो, वो जरूर असली सुहानी के पास ही जा रहा होगा। ठीक है स्वाति। फिर स्वाति और वर्षा दोनों गुलशन का पीछा करने की बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है और अंधेरे की वजह से वो दोनों उसे देख ही नहीं पाते। अरे यार, चला गया वो। अब हम क्या करेंगे भाभी? कैसे वापस लाएंगे हमारी असली सुहानी को? अब हमें पता चल गया है ना कि हमें उस बहरूपिया यानी नकली सुहानी का पर्दाफाश करना है। तुम फिक्र मत करो, हम अपनी असली ननन को उसके घर वापस लाकर ही रहेंगे और इस नकली सुहानी को तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें